खटीमा में वक्फ संपत्ति पर घमासान। 54 लाख के हिसाब पर सवाल, प्रशासक ने जताया जान का खतरा। जनपद ऊधम सिंह नगर जिले के खटीमा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां वक्फ संख्या 137 और 138 जामा मस्जिद एवं मदरसा रहमानिया को लेकर घमासान तेज हो गया है। एक तरफ जहां स्थानीय निवासी ने प्रशासक और प्रबंधन पर लाखों रुपए के गोलमाल का आरोप लगाते हुए एसडीएम से निष्पक्ष जांच की मांग की है, वहीं दूसरी तरफ वर्तमान प्रशासक कामिल खान ने उल्टा तत्कालीन कमेटी और वक्फ माफियाओं पर अपनी जान लेने और छवि धूमिल करने की साजिश का गंभीर आरोप लगाया है। तो वहीं खटीमा के वक्फ संपत्ति विवाद में अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। गौटिया निवासी जावेद रजा ने एसडीएम खटीमा को ज्ञापन सौंपकर आरोप लगाया कि वक्फ की संपत्तियों का भारी दुरुपयोग किया जा रहा है। शिकायत के मुताबिक चंदे और दुकानों के किराए से वक्फ को हर महीने लगभग 1.5 लाख की आय होती है, जो 3 सालों में करीब 54 लाख बैठती है। आरोप है कि इस रकम का कोई पारदर्शी हिसाब नहीं है। बिना किसी सार्वजनिक सूचना के लगभग 5 दुकानों को दूसरे लोगों को ट्रांसफर कर दिया गया, जो वक्फ नियमों का सीधा उल्लंघन है। शिकायतकर्ता ने पिछले 3 साल के आय व्यय के विशेष ऑडिट, दुकानों के हस्तांतरण की जांच और प्रशासक कामिल खान समेत पूर्व समिति के कार्यकाल की निष्पक्ष जांच की मांग की है। दूसरी ओर आरोपों के घेरे में आए जामा मस्जिद के प्रशासक कामिल खान ने भी एसडीएम को पत्र सौंपकर अपना पक्ष रखा है और गंभीर आशंका जताई है। एक तरफ कामिल खान का कहना है कि 30 जुलाई 2026 को उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने तत्कालीन प्रबंधक कमेटी पर सख्त कार्रवाई की थी, जिससे बौखलाकर तत्कालीन कमेटी और वक्फ माफिया अब उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विरोधी तत्व उनकी सामाजिक छवि को धूमिल करने और उन पर जानलेवा हमला कराने की फिराक में हैं। प्रशासक ने एसडीएम से गुहार लगाई है कि मामले को गंभीरता से लेते हुए भू माफियाओं और असामाजिक तत्वों के खिलाफ तुरंत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। वहीं प्रशासनिक पक्ष रखते हुए एसडीएम खटीमा तुषार सैनी का कहना है कि मामले में आदेश का अध्ययन किया जा रहा है। दोनों ही पक्षों को अपना अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया जाएगा। जांच के बाद जो भी तथ्य स्पष्ट होकर सामने आएंगे, उसी के आधार पर आगे की नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। एक ही वक्फ संपत्ति को लेकर उभरे इन 2 परस्पर विरोधी दावों ने प्रशासनिक अमले में हलचल बढ़ा दी है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन जांच के बाद इस मामले में क्या रुख अपनाता है। खटीमा से सलीम की रिपोर्ट। जहाँ जिस कमेटी में जांच होनी चाहिए, जो प्रशासक बना हुआ है अपने आप को प्रशासक समझ रहा है, चोरी बाकायदा चोरी जम के हो रही है मस्जिद में। चंदा जो हो रहा है उसका पता नहीं कहाँ चंदा जा रहा है, कहाँ क्या कर रहा है। कोई पहले हम भी ये करते थे काम मस्जिद में, तो चंदा देते थे, हम देखते थे इतना पैसा आ रहा है, इतना वो आ रहा है। तो जब से हमने देखा कि चोरी कर रहा है, हम हट गए। ये है तो आपको मानना है हो रहा है। अब आगे मैंने इसमें ज्ञापन भी दिया है एचएम साहब को, मैंने कि आके जांच हो। दुकानें भी इनने बंदरवाट कर रखी, 4-5 दुकानों का 2-2 लाख रुपए लिए, 3 लाख रुपए पकड़ी की लिए रखे इनने। वो कुछ नहीं दिखा रहा कुछ भी। ये था जब इसे प्रशासक बनाया गया, कह रहा एक स्कूल बनने वाला, बहुत बढ़िया स्कूल बनेगा, सीएम साहब ने कह रखा है स्कूल स्कूल बनेगा। वो स्कूल का पता ही नहीं कहाँ बन रहा है, खाली यहाँ से में लेके इनने पैसा कमा रहा है, अपना देख रहा है, बस कुछ नहीं। यानी कि आवाम बोल नहीं पा रही है खुल के। ये सीएम साहब का फोटो लगाया था खुल के अपने संग, लोग डरते हैं इस चक्कर में, मगर सीएम साहब को पता है, ये बात नॉलेज में नहीं ऐसा कर रहा है। हाँ, लग तो है बीजेपी को बदनाम कर रहा, जनता डरती है। गौटिया में हमारे खुल के नहीं आते कि अपने आप को वो समझता सीएम साहब का साथ लोगों को कहता है, इस टाइप का कुछ नहीं है। जनता सीएम साहब के साथ है, मगर इसके कहने पे वोट नहीं दे पाती। ये है, ये इसका रिकॉर्ड ही ऐसी है, तो सीएम साहब हमारी की जा रही है। हाँ ठीक है ना, ठीक है ना। तो आप क्या चाहते हैं इसमें? आप मैं कहता हूँ ये प्रशासक सिस्टम, इसकी भी जांच होना चाहिए। पुरानी कमेटी तो होना चाहिए, इसकी भी जांच होना चाहिए। तो आपको क्या आश्वासन दिया? कहा है जज साहब ने, हम जल्दी इसकी जांच करते हैं, ज्ञापन देके आया हूँ मैं, जल्दी जांच करते हैं। आपका सुनना जावेद रजा। आगे आप सीएम साहब को भी, सीएम साहब आएंगे, उनसे मिलना है, उनसे इस बारे में बात करनी है। हाँ, हमारी सोच का एक आदेश है, उसका अध्ययन किया जा रहा है और दोनों पक्षों से भी उसमें इस पक्ष अपना अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा। और जो भी जांच के उपरांत हमारी स्पष्टता आएगी,
उसी के क्रम में आगे की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आपके सारे व्यूवर्स जितने, उनका सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। आज आप जो है, सबसे अच्छी बात मेरे को ये लगी, मेरा पक्ष जानने के लिए आप मेरे पास मौजूद हैं। देखिए, मैंने भी देखा एक सोशल मीडिया पे कुछ चलते हुए, इसमें कुछ वीडियो किसी ने अपने ऑन रिकॉर्ड कोई बयान दे रहा है। इसमें मसला क्या है कि सबसे पहली बात यह है कि अब जब से मैंने 1 तारीख से तहरीर दी है कोतवाली में, जो वक्फ बोर्ड में यहाँ पर लगभग 2 करोड़ रुपये घोटाला हुआ 2020 में, जिसकी जांच पूरी होने के बाद वक्फ बोर्ड और माननीय न्यायालय हाई कोर्ट ने उसमें अपने आदेश करे, उसके बिहाफ पे मैंने अपनी तहरीर खटीमा कोतवाली में 1 तारीख को दे दी थी। तो विडंबना यह है कि उस तहरीर के आधार पर जो भी प्रशासन कार्रवाई करेगा वो उनका विषय है, लेकिन कोई भी उसके लिए एक शब्द भी बोलने को तैयार नहीं है कि भाई वो तहरीर गई है 2 करोड़ रुपये घोटाला जिसमें साबित हो चुका है स्पष्ट रूप से, तहरीर चली गई है, तो उस पर कोई बात करने को राजी नहीं है। सिर्फ कामिल खान को उन्होंने उस दिन से मुद्दा बना लिया। अब उसमें है क्या, जितने वक्फ माफिया हैं ये सब एकजुट हो गए, एक प्लेटफॉर्म पे आ गए और इन्होंने अपने प्यादों को सक्रिय कर दिया। अब इनके प्यादे जब सक्रिय हुए तो उन्होंने जो है तरह तरह से बदनामी के लिए उन्होंने कुछ ना कुछ निकाल के लाओ, कहाँ से क्या हो सकता है। अब जिसने ये आरोप लगाया कि साहब कट्टे में भर के रेजगारी ले गए अपने घर, तो मैं आपको ये आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि आज तक मैं कभी ना तो कट्टा भर के अपने घर ले गया रेजगारी का, और कभी गुल्लक खुली है तो मैंने कभी गुल्लक अपने हाथ से नहीं खोली। मैंने मस्जिद के स्टाफ को, जो यहाँ के खादिम हैं या मौजन हैं, उनके हाथ में मैं चाबी देता था, उनसे कहता था भाई जाओ, 4, 5, 6 महीने में उस गुल्लक को खोला जाता, क्योंकि अक्सर क्या है उसमें रेजगारी बहुत निकलती है, तो उसको महीने में या 2 महीने में खोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, इतनी मोटी रकम उसमें होती नहीं है। तो 4-6 महीने में उसको हम खुलवा लेते हैं। अच्छा, उसका वजन इतना होता है ज़्यादा कि पन्नी में रखेंगे तो वो फट जाती है। तो इसलिए इसको क्या करते थे हम, अपना कोई कपड़े का थैला ले लिया या कुछ जो भी मिला इनको स्टाफ वालों, उन्होंने लिया, अपना गुल्लक खोली और उसमें डाल लिया, और उसमें वजन काफ़ी हो जाता था। उसको ले आके मार्केट में दे देते थे, उसके 1-1 हज़ार रुपये के अपना उन्होंने गिने सिक्के और उसके बाद रुपए में कन्वर्ट करा लिए कागज़ के। तो ये मसला था। तो उसमें कभी ये नहीं कि साहब मैं उसे कट्टे को उठा के, इतना भारी कट्टा वो मुझसे अकेले उठेगा भी नहीं वो, अगर उसमें क्योंकि अक्सर 13, 14, 15 हज़ार रुपये निकलते थे गुल्लक में से। एक चीज़ तो ये है। दूसरी बात, यहाँ पर मैं प्रशासक के पद पे 2023 में आया सितंबर में, तो यहाँ पर कोई अन्य पोस्ट नहीं थी किसी तरह की, ना कोई खजांची था, ना कोई कैशियर था, कोई पोस्ट यहाँ नहीं थी। अब आदमी ऑन रिकॉर्ड कहता है कि साहब मैं कैशियर था, तो भाई कैशियर का कोई तेरे पास ना तो कोई प्रमाण पत्र है, ना तेरे पास कहीं वक्फ बोर्ड से कोई लेटर है, ना कोई लेटर मैंने जारी करा। बस ये है कि भाई एक बुजुर्ग होने के नाते मान सम्मान के तहत अपने बगल में बैठा लिया कि भाई चलो फी सबिलिल्लाह, ये अपना मस्जिद में देख रेख करते रहेंगे, थोड़ा बहुत देखभाल करेंगे, काम करते रहेंगे उसको, इसलिए उनको अपने साथ में मान सम्मान के तहत बैठा लिया कि भाई चलो इनका मान सम्मान बना रहे, हम लोगों के साथ काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं। अब उसको लेकर के कोई भी आज के टाइम में एक पिता अपने पुत्र को गले की या तिजोरी की चाबी नहीं देगा, मगर जिस दिन मैं बैठा पहले दिन से ही मैंने कभी मस्जिद के पैसे को 6 महीने तक हाथ भी नहीं लगाया। मैंने चाबी इनके हाथ में दे दी, एक बिल्कुल ऐसा विश्वास करके, और 6 महीने तक इन्होंने उस पैसे को घर ले गए, अपने खातों में जमा करा, क्या करा मैंने कभी एक बार नहीं पूछा। सिर्फ ये एक विश्वास होता है। तो अब उसमें जो है बाद में इनका कहना था साहब हम बैंक में गए, बैंक में खाता, अब आपके नाम से खाता खुल ही नहीं सकता था, अब हो गया, आपकी हैसियत ही नहीं थी कुछ, आप तो यहाँ फीस सिर्फ एक हेल्पिंग हैंड थे, एक मदद करने के लिए, तो इसलिए आपको यहाँ बैठा रखा, तो आपका नाम से खाता थोड़ी खुल जाएगा। फिर इनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ने लगी कि साहब मुझे अलग ऑफिस बना के दो और मुझे लेटर जारी करो उस अध्यक्ष का। फिर कुछ अनैतिक काम करने चालू कर दिए इन्होंने। मदरसे, यहाँ पर मदरसा चल रहा था, बच्चे थे, बच्चों के साथ में, तो फिर जो क्या है, हमने कहा यार ये सही नहीं है, इनका मामला ये कर नहीं पाएंगे ज़्यादा लंबे टाइम तक। तो मैं कहा ऐसा है, आप जो है इस काम को छोड़ दो, आप मस्जिद में आइए, नमाज़ पढ़िए, हम लोगों के साथ मिलिए, बैठिए, मगर ये सब काम हम खुद कर लेंगे। मैंने कहा आप रहने दीजिए। उस दिन से ही जानी दुश्मन हो गए, उन्होंने मस्जिद में आना बंद कर दिया। अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये जब कोई कह रहा है कि साहब 1.5 लाख रुपये महीना आता है
मस्जिद का किराया और चंदा सब कुछ मिला करके। तो मैं कह रहा हूँ अब इन दोनों लोगों ने जो दिया है, जहाँ मेरे संज्ञान में आया है, जो इन दोनों लोगों ने दिया है ज्ञापन वगैरह एसडीएम साहब को या ऑन रिकॉर्ड इन्होंने जो अपने बयान दिए हैं, तो इनको साबित करना पड़ेगा। वो अगर ये साबित नहीं करेंगे तो इनके खिलाफ मैं तहरीर दूंगा, ये जेल जाएंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर मस्जिद में, जामा मस्जिद और मदरसा रहमानिया में मेरे को जो है वक्फ बोर्ड ने यहाँ की सुरक्षा, संरक्षण और यहाँ की देखरेख के लिए बिठा रखा है, जिसका मैं बखूबी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपने काम को अंजाम दे रहा हूँ। और मैं वक्फ माफिया से बिल्कुल नहीं डरूंगा। मैं अभी उनको आपके माध्यम, चैनल के माध्यम से चेताना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल नहीं डरूंगा। तुम कितना मेरा मानसिक रूप से शोषण कर लो, कितनी तुम मेरी छवि खराब कर लो, कितना अपने प्यादों को सक्रिय कर लो, और तुम चाहोगे तुम्हारे दबाव में मैं तहरीर वापस ले लूँ, तुम मुझे धमका लो, डरा लो। मैं 1 तारीख को मैंने तहरीर दी है 1 अगस्त को, और 3 अगस्त को मैं माननीय उपजिलाधिकारी जी को एक ज्ञापन देके आया हूँ, जिसमें मैं कह के आया हूँ उनसे कि साहब मेरी जान को और मेरी छवि धूमिल करने का मुझे पूरा खतरा है, इसका आप संज्ञान लें और इसमें जो भी उचित कार्रवाई होगी आपको कार्रवाई उसको आगे कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। उन्होंने एसएचओ खटीमा को लिखा भी है उसमें मेरे ज्ञापन में। अब वही काम 3 तारीख को मैं देके आया हूँ, शंका थी और मेरी आशंका से साबित हुई है। लेकिन क्या है, ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। ये जितने वक्फ माफिया हैं इन्होंने अपने प्यादे सक्रिय कर दिए सब, हर एंगल पे। बोले ऐसा कामिल खान की छवि को इतना खराब कर दो, आवाम में इतना बुरा बना दो उसको। यहाँ पर ऊपर मदरसे के हॉल में एक जगह एक व्यापारी था, उसने अवैध कब्जा कर रखा था कई सालों से। उसका मैंने कब्जा यहाँ से छुड़वा के बाहर फेंकवाया उसका सामान। उसके सामान बाहर फेंकवाने से वो पूरे कम्युनिटी और उसके सारे लोग, जो पुरानी कमेटी, तत्कालीन कमेटी के जो मुंह लगे थे, उन लोगों वो सारे के सारे मेरे दुश्मन हो गए। भाई अवैध कब्जा, मेरे काम क्या है यहाँ से? अवैध कब्जा छुड़ाने का काम है ना। लोग कहते हैं साहब दुकानें, मैंने कौन सी नई दुकानें बना दी, कौन सी नई दुकानें बना के बेच दी, कौन सी प्रॉपर्टी मैंने ऐसी खुरद कर दी। भाई जितने यहाँ पर दुकानदार व्यापारी भाई बैठे हुए हैं अपनी मस्जिद की दुकानों में, वो जैसे बैठे थे आज भी वैसे ही बैठे हैं। जिस समय मैं आया था उस समय वो बैठे थे, आज भी बैठे हैं वो। और दूसरी बात यह है कि मैंने यहाँ पर बैठ करके मस्जिद का, मदरसे का राजस्व बढ़ाने का काम किया है, उनका किराया बढ़ाने का काम किया है, ना कि यहाँ पर किसी चीज़ को खुरद करके और चोरी चकारी का काम किया है। यहाँ पर भ्रष्टाचार को उजागर करने का काम किया है और यहाँ की सुरक्षा का काम किया है, संरक्षण का काम किया है। इन प्यादों से मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। मैं कोई घबराने की मुझे आवश्यकता किसी तरह की नहीं है। मैं तो अब भी कहता हूँ कि तुम कितना भी मुझे मेरी छवि को खराब करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और तुम जितना चाहो तुम मुझे डराने धमकाने की कोशिश कर लो, मैं बिल्कुल भी डरने धमकाने में बिल्कुल नहीं आने वाला हूँ। और जो वक्फ बोर्ड के दिशा निर्देश होंगे उसके अनुसार मैं काम करता रहूँगा आगे भी, और जैसा मुझे आदेश मिलेगा उसके हिसाब से काम सारा चलता रहेगा। लेकिन मेरा मीडिया बंधुओं से, समस्त सम्मानित पत्रकार बंधुओं से मेरा एक निवेदन है कि जब भी आप कोई खबर चलाएं या लगाएं तो कम से कम दूसरे पक्ष की बात को सुने, जानें, उसके बाद आप खबर को प्रसारित करें तो मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं इसके बारे में भी कहना चाहूँगा कि ऐसा यहाँ पर क्या है, जब जिस समय मैं आया उस समय 10 बच्चों का स्कूल चल रहा था। ये 2015 से इसकी मान्यता खत्म हो चुकी थी। तो यहाँ पर क्या है, खाली उनके भविष्य का खिलवाड़ कर रहे थे लोग, पहले तत्कालीन कमेटी के लोग, और इसको खाली एक पैसे कमाने का लूट खसोट का अड्डा बना रखा था उस स्कूल की आड़ में। और यहाँ कुछ नहीं हो रहा था। बच्चे आते थे अपना 10 वो अपना 1 आध घंटा खेले, अल्लाह अल्लाह मचाया, चले गए। उसी बीच हमारे सौभाग्य था कि ये खटीमा को मॉडर्न मदरसे के रूप में चयनित कर लिया गया था उत्तराखंड वक्फ बोर्ड द्वारा। तो उसमें जो है हमारे उत्तराखंड के जो चेयरमैन है हमारे शराब सिंह जी, उन्होंने भी इसमें खुशी जाहिर करी कि आपका खटीमा का जो है मदरसा बोर्ड, मदरसे में जो है चयनित हो गया, मॉडर्न मदरसा इसको बनाया जाएगा। उसमें सारी शिक्षा मुफ्त की जाएगी और उसमें स्कूल की ड्रेस, किताबें, जूते मोजे, सारी चीज़ें बोले हम फ्री देंगे बच्चों को। तो ये हमारे लिए एक अच्छा अवसर था वो। लेकिन कुछ खटीमा के ही जो अपने आप को कुछ सदस्य बताते हैं बोर्ड में, कुछ बताते हैं, इन्होंने वहाँ बहुत तगड़ा विरोध किया उसका कि नहीं साहब खटीमा को मॉडर्न मदरसा नहीं बनने का, हम नहीं बनने देंगे उसको खटीमा को मॉडर्न मदरसा। वो हमारा सपना जो है वहीं का धरा रह गया, उस पर आगे कोई काम नहीं हो पाया। और उसके लिए मैंने कई बार प्रयास करे कि इसको मॉडर्न मदरसा बन जाए। ये मैंने 1-2 बार कहा, तो उसमें उन्होंने कहा भी चेयरमैन साहब ने, बोले हमने एक देहरादून का बना दिया है, बोले हमने 4 चयनित किए थे, बोले 4 में एक देहरादून बन चुका है, अगला जो नंबर है बोले हम कोशिश करेंगे खटीमा को हम प्रायोरिटी भी लेकर के उसको बना दें। तो उसी के इंतज़ार में हम लोग अपना बैठे हुए हैं। आज भी उसका मदरसा का इशू ही खत्म हो गया जब मदरसा बोर्ड भंग हो गया। अब जिला शिक्षा प्राधिकरण में जो है हमने अपना रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया है और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आगे के जो शिक्षा प्राधिकरण में हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाए तो अच्छे पैमाने पर इसको आगे बढ़ाया जाए
और वक्फ बोर्ड भी इसमें मदद करे हमारी, ताकि बच्चों की जो है मुफ्त शिक्षा हो सके और कम पैसों में अच्छी शिक्षा मिल सके उनको। तो प्रयास हमारा जारी है। इसमें ऐसा नहीं है कि साहब, क्योंकि बच्चों का भविष्य जो है स्कूलों से और शिक्षा से ही बनता है, ये हर कोई जानता है जो भी पढ़े लिखे लोग हैं। तो इसमें प्रयास पूरा किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसको बंद करके हमें कोई खुशी मिल रही है। तो जिस समय मैं आया हूँ, जब 10 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, 2015 से उसकी मान्यता ही खत्म हो चुकी थी, उसका सर्टिफिकेट का कोई किसी तरह का कहीं मान्यता ही नहीं थी। तो खाली किसी के साथ खिलवाड़ करके भविष्य में अच्छी बात नहीं थी। तो ये सारा उसका इशू रहा। देखिए ऐसा ना, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पर एक नुमाइंदा हूँ, सिर्फ प्रशासक के रूप में यहाँ बैठा हूँ। जो भी मेरे पास वक्फ बोर्ड के जो भी दिशा निर्देशन आएंगे, जो भी आदेश निर्देश होंगे वक्फ बोर्ड के, उसके अनुसार मैं काम करूँगा। लेकिन हाँ, ये है कि मैं इनसे मानसिक रूप से जो मेरे को उत्पीड़न कर रहे हैं या मेरी छवि को धूमिल कर रहे हैं, उससे मैं इनसे लड़ने के लिए पूरी तरह सक्षम हूँ। देखिए पूरा खटीमा जानता है, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं जानते हैं कि मेरा स्वास्थ्य किन परिस्थितियों में मैं रोज़ाना अपने स्वास्थ्य के प्रति डेली में लड़ाई लड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं कौन सी गंभीर बीमारी से पीड़ित हूँ, किससे मैं जूझ रहा हूँ, उससे मेरी रोज़ाना फाइट होती है, मेरी अपनी बीमारी से। उससे मैं लड़के और आज आपके सामने बैठा हूँ। जो बीमारी मुझे है कि आदमी बिस्तर से घर से उठ के ना निकले बाहर, लेकिन मैं फिर भी आपके सामने बैठा हूँ। मैं समाज में काम कर रहा हूँ, अपनी पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ, अपनी मस्जिद मदरसे के लिए काम कर रहा हूँ, अपनी आवाम के लिए काम कर रहा हूँ। लेकिन उस बीमारी का आदमी अपने बिस्तर से उठ के घर से बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर बैठ के आपके सामने बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ। मैं इनसे बिल्कुल डरने घबराने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मौत एक दिन आनी है, चाहे वो बीमारी से आए या इन लोगों के वक्फ माफिया के हाथों से आए। तो मुझे इसकी कोई चिंता फिक्र नहीं है। लेकिन मैं अपना काम करता रहूँगा जैसे मुझे करना है अपनी ईमानदारी से, और मैं वक्फ बोर्ड के दिशा निर्देशन में जो भी मेरे को वहाँ से आदेश निर्देश होंगे उसके हिसाब से मैं काम करूँगा। इनको जितना करना है ये अपना करें। ये 1 तारीख से पहले, अब से पहले के 2 साल से सो रहे थे ये वक्फ माफिया के जो प्यादे हैं, ये एकदम सक्रिय हुए, एक साथ एक मंच पे आए। तो अब से पहले क्या, कहाँ कौन से बिल में घुसे हुए थे ये जो आज ने जो है जामा मस्जिद की संपत्ति खुरदुर दिखाई दे रही है, कट्टों भरे नोट दिखाई दे रहे हैं। 1 तारीख के बाद से सब बिलबिला गई, पागल हो गई। हमने कहा 2 करोड़ रुपये घोटाले का, भाई जो वक्फ बोर्ड से FIR वहाँ से बन करके आई मेरे नाम से, भाई मेरा दायित्व बनता है वो। उससे पागल हो गए ये सारे। मैं कहता हूँ वक्फ बोर्ड सारे माफिया जो हैं जितने भी है, इन्होंने जो अपने प्यादों को सक्रिय कर दिया तुरंत, और बोले इसकी छवि को इतना धूमिल कर दो, इतना खराब कर दो कि वहाँ से लोगों का ध्यान हट जाए। उस ध्यान को भटकाने के लिए इन्होंने सब चीज ये प्रोपेगेंडा पूरा अपना लिया ये। अब उस 2 करोड़ रुपए के घोटाले पे कोई बात नहीं कर रहा है। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ खटीमा के लोगों से और इन प्यादों से और वक्फ माफियाओं से कि तुम 2 करोड़ रुपए पे क्यों नहीं बात कर रहे हो घोटाले पे। तुम जो बात कर रहे हो कि कट्टा भर के रोजगारी ले गए घर को, तो भाई मैं कट्टा भर के रोजगारी के घर में मेरे इतना टाइम है किसी बात के कट्टा भर के रोजगारी बैठ के नहीं है कोई वहां। ये तो असल में ये जामा मस्जिद जो है वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आती है। ये जामा मस्जिद और मदरसा रहमानिया जो जूनियर पब्लिक स्कूल के नाम से चल रहा था। तो रहमानिया पब्लिक स्कूल तो किसी जमाने में बहुत अच्छा चल रहा था, 1200-1400 बच्चा यहाँ पढ़ता था, और मनोज गुणवंत प्रिंसिपल थे वहाँ। तो हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, कंप्यूटर सभी ज्ञान दिया जाता था वहाँ। लेकिन 2015 में उसका रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया, तो दोबारा से किसी ने कराया ही नहीं उसको। जो भी कमेटी आई उसने रजिस्ट्रेशन कराया नहीं, क्योंकि कमेटी तो वहाँ पैसा खाने के लिए जाती है असल में। क्योंकि वक्फ बोर्ड का मामला, वक्फ बोर्ड में इतनी छानबीन होती नहीं है, कौन देखने वाला है। लोग समझते हैं जो भी है, खटीमा में रिकॉर्ड है कमाई का, क्योंकि इतनी दुकानें हैं, 85 दुकानें, अच्छी खासी कमाई होती है यहाँ। बाकी और मस्जिदों में इधर उधर से चंदा करना पड़ता है, वहां ऐसा कुछ नहीं है। बाकी ये जब विवाद बढ़ा, नई दुकानें बनी वहां मस्जिद के बराबर में, तो उसकी जांच वगैरह भी हुई थी, जिसमें इनको SDM ने जांच की थी, उसने दोषी पाया, और जो पुरानी कमेटी थी वो हटा के कामिल खान को वहां पे प्रशासक नियुक्त कर दिया गया। अब जब कामिल खान आ गए जामा मस्जिद में, तो सारे भाजपा के जितने यहाँ मुस्लिम नेता और कर्मचारी पदाधिकारी थे, सबको ही खुशी हुई, बड़ी बधाइयाँ दी, स्वागत यहाँ कामिल खान को प्रशासक बना दिया गया। लेकिन वो कुछ ही दिनों में जो है उनके तेवर बदलने शुरू हो गए वहां पे। मुझे इन्होंने वहां कैशियर बना दिया था, मैं कैशियर था वहाँ, सारा आय व्यय का ब्यौरा मेरे पास रहता था।
मैंने एक तो रजिस्टर बना रखा था जिसमें डेली का चढ़ाना उसमें गया, और मस्जिद के अंदर एक फ्लेक्सी लगा दी थी बनवा के, हर माह का आय व्यय का ब्यौरा उसमें। अगर महीने में 1 लाख रुपया आया, 60,000 खर्च हुआ, 40,000 बचा है, वो उसमें एंट्री मैं हर महीने करता था। बाकी अगर किसी को देखना कहाँ वो 60,000 हुआ तो वो रजिस्टर में देख लो, हर डेली का लिखा रहता था उसमें। अब वो मेरे रहने से बस ये हुआ कि लोगों को जो उस पैसे को अदर्स काम में ले सकते थे वो नहीं हो रहा था, क्योंकि एक एक पैसे का ब्यौरा रखना पड़ रहा था। अब पैसे खर्चे के बाद भी बच रहे थे, मेरे पास 2,78,000 के करीब कैश हो गया। तो मैंने कहा कामिल भाई अब जो है अकाउंट खुलवाओ, इस पैसे को हम नहीं रखेंगे मस्जिद का। तो स्टेट बैंक गए हम लोग, मैं खुद लेके गया इनको स्टेट बैंक में। इन्होंने कहा कि मेरे नाम से अकाउंट खुलेगा। मैनेजर ने ये कहा कि किसी संस्था का सिंगल नाम से अकाउंट नहीं खुलता है, कम से कम 2 लोग, और कैशियर और प्रबंधक दोनों के नाम से खुलेगा। आप दोनों साइन करोगे, जो चेक लेके आएगा जो भी दोनों में से कर लेंगे, साइन दोनों के होंगे तब पैसा निकलेगा। इन्होंने कहा नहीं, मैं वन मैन मतलब प्रशासक मैं हूँ, मेरे ही नाम से अकाउंट खुलना चाहिए। वो मैनेजर ने मना कर दिया, उन्होंने कहा चले आए। अब समस्या वही थी, पैसा कौन रखे मस्जिद का पैसा, हम तो यूज कर ही नहीं सकते थे। तो हमने इनसे कहा भाई हमारे बस की बात नहीं है, आप ये पैसा संभालो। और इनको वैसे भी कष्ट हो रहा था थोड़ा, क्योंकि कोई खर्च करने को उसमें से मिल नहीं रहा था। ये खुद तैयार बैठे थे किसी सूरत से ये हटे और सब हमारे अंडर में आया करके। उसी दौरान इन्होंने जो मस्जिद में एक लोहे का बड़ा सा गुल्लक रखा हुआ है वहाँ, जो बांध रखा, ताला पड़ा हुआ, उसमें बाहर से लोग आते हैं, नमाज पढ़ने कोई आया, उसके अगर जेब में पैसे पड़े 100, 200, 500 तक डाल देते हैं लोग उसमें, और वो साल में खुलता है तो बहुत पैसा इकट्ठा निकलता है उसमें। वो खुलवाया एक दिन, और मैंने कहा ऐसा है इस पैसे को गिनवा लो, यहाँ पे पता तो चल जाए लोगों को कितना पैसा। बोले नहीं, घर गिना जाएगा, वो कट्टे में भर के इधर पहुंचा दिया। मैंने फिर वहां से इनको वो 2,78,000 रुपया कैश इनको रिसीव कराने के बाद मैं वहां से चला आया। और मेरे आने के बाद पता ये चला कि वो इन्होंने जो दुकानें ट्रांसफर हुई, जैसे पहले किसी के पास थी, उसने वो दुकान छोड़ी तो इन्होंने दूसरे को दे दी, ट्रांसफर हुई। उसमें जो हुआ है वो उसके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है उसकी, क्योंकि मैं चला आया था वहां से। सारा वो छोड़ के जो गोलक का पैसा था, जो कैश मेरे पास आया था, दुकानों का किराया और बाकी, वो टोटल 6 महीने में खर्चा करने के बाद 2,78,000 रुपया कैश बचा था। हो गए 4 हो गए, पता होगा। आप लोग कहना है कि आई हो तो खुद किया गया था, बाद में हुआ, मेरे रहने तक तो 1 पैसा भी नहीं हुआ, बाद में हुआ। उसमें ज्यादातर तो 10-10 के सिक्के, 20 के, 100 के, जितना भी होगा मुझे इस बारे में आइडिया नहीं, क्योंकि उससे पहले भी मैं नहीं रहा था वहां पे। वो तो पहली बार मेरे सामने वो गुल्लक खुलाता गया होगा, तो पूरी जानकारी उन्हीं को होगी। हमें तो वो तो जो कुछ सबसे बड़ा दुख जो है वो है रहमानिया पब्लिक स्कूल के बंद होने का। मलिक साहब 2015 में उसका रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया। इन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, जो भी कमेटी थी, बच्चे पढ़ते रहे उसमें। कुछ दिनों के बाद वो खत्म कर दिया। फिर लोगों ने दबाव डाला कि ये अब जब शायद आप शम्स आ गए वक्फ बोर्ड में, ये बहुत तेज तर्रा रहे, तो ये इन्होंने पूरा जो पहले वाली कमेटी थी वो पूरा मदरसा ही कहीं से सारे बच्चे बुला के यहाँ पढ़ाना शुरू कर दिया उन्होंने। मतलब वो क्लासें लगनी बंद हो गई। अब जब हम आए तो ये कामिल खान आए तो इन्होंने पूरी छानबीन की, उसमें पता चला कि 2015 से इसका रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। अब इन्होंने प्रयास भी नहीं किया, इन्होंने भी कि उसका रजिस्ट्रेशन कराएं, स्कूल को चलाएं, क्योंकि इस टाइम तो भाजपा की सरकार है, भाजपा की ये हैं प्रशासक हैं, ये चाहते तो कोशिश करके बड़ी आसानी से हो सकता था, क्योंकि बिल्डिंग इतनी शानदार बनी हुई है। दिखाइए, आप लोगों ने देखी होगी, और उसके रूम खोल के देखिए आप, टूटे फूटे कंप्यूटर पड़े हैं, हर रूम में पड़े हुए हैं।
क्योंकि पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था, कंप्यूटर की शिक्षा दी जाती थी। तो ये तो हमारा भी तो दिल परेशान रहता है इसी चीज को देख के, और दुख भी होता है, क्योंकि जो यहाँ के मुसलमान हैं वो इस चीज को नहीं उठा। मलिक साहब, जब वो कमेटी गई थी पुरानी वाली, तो वो मीनार में पार वूर सब बंधी थी, अधूरा छोड़ के चली गई थी वो। अब वो लंबे पीरियड तक उसमें बांस ऐसी बंधे रहे, सब गल गए थे। तो दोबारा से हमने कोशिश की, इनसे कहा कामिल भाई से कि इस मीनार को बनवाओ। फिर ठेकेदार बुलाया उसको और लाखों रुपए की लकड़ी उसकी बांस मंगवा के लगाए, दोबारा से पाड़ बनवाई गई और काम स्टार्ट किया। तो वो मीनार जो है जिस हिसाब से बनना था ज्यादा ऊंचा जा रहा था वो, तो उस पर आपत्ति थी सरकार की, इतना ऊंचा ना बने। तो चाहिए ये था, कहना उनका ये था कि यहीं पे इसको एंड कर दो। तो अब ये पता नहीं उस टाइम इन्होंने किस कारण से उसको नहीं आगे वो उसको काम को खत्म किया। उसके बाद फिर सुना मैंने इन्होंने परमिशन ले ली उसकी 2-4 फीट जो भी ऊपर शो बनाने के लिए, उसके बाद हम कर देंगे। लेकिन वो मीनार अब कोई अड़चन है नहीं, अब खुद नहीं। अब फिर शासक को ये अधिकार है या नहीं है कि वहां निर्माण कार्य करा सकता है, इसकी जानकारी मुझे है नहीं। आप मानते हो? बस एक वो क्या किया उन्होंने, एक जनरेटर आया वहां पे, और कुछ मस्जिद तो ऑलरेडी पहले ही बन चुकी थी। प्रशासक बनने के बाद कुछ कार्य किए होंगे जो सरकार में रहते हुए अच्छे से हो सकते थे? नहीं, हमें ये बताया था ये मॉडल मदरसा बनने जा रहा है और इसको जल्दी स्वीकृति मिलने वाली है। ये मॉडल मदरसा बनेगा और जो प्रधानमंत्री जी मोदी जी का कहना है, एक हाथ में कंप्यूटर मुसलमानों के, एक हाथ में कुरान देखना चाहता हूं मैं, तो उस हिसाब से इसको चलाएंगे। इंग्लिश भी होगी, हिंदी भी होगी और अरबी भी होगी, सब कुछ होगा। लेकिन वो कहाँ कुछ नहीं हुआ, उसी टाइम थोड़े दिनों उसका जोर शोर चला हुआ। आज की डेट में कोई बच्चा नहीं है। अब घोटाला तो मैं नहीं कहूंगा साहब, मुझे नहीं पता है इस बारे में, लेकिन हाँ सपने दिखाए मनमानी तो की है। अगर उन्होंने खर्च किया है कहीं तो वो आपको बताएंगे कि हम मैंने इस पैसे को यहाँ खर्च कर दिया, और नहीं किया है तो फिर जाहिर सी बात है कि मिसयूज हुआ ही है उस पैसे का।